नमस्कार साथियों, एमएसएमई केयर चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसमें फूड प्रोसेसिंग कोल्ड चेन के बारे में भारत सरकार से जो अनुदान प्राप्त होता है, भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, भारत सरकार की जो स्कीम है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस योजना का जो उद्देश्य है वह है फूड प्रोडक्ट्स को एक कोल्ड चेन प्रोवाइड करना, जिसमें सरकार का उद्देश्य है कि फार्म गेट से लेकर, किसान के खेत से लेकर कंज्यूमर तक जो भी फूड प्रोडक्ट सप्लाई हो वो पूरा एक स्टैंडर्ड सिस्टम के तहत, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत सप्लाई हो। यानी कि उसमें हमें कोल्ड चेन को मेंटेन करना है, जिससे कि जो फूड प्रोडक्ट है, जो खाद्यान्न है, जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, उसकी गुणवत्ता प्रभावित ना हो। इसके दो लाभ होंगे। पहला लाभ ये होगा कि कंज्यूमर को उच्च गुणवत्ता युक्त फूड प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा, किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। तो आइए साथियों, हम जानते हैं विस्तार से इस योजना के बारे में। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा यह योजना किन किन लोगों के लिए लागू है, कौन कौन से लोग इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना में जो लाभार्थी हैं, हितग्राही हैं, बेनिफिशियरीज हैं, वह इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वह पार्टनरशिप फर्म हो सकती हैं, वह कंपनीज हो सकती हैं, वह एनजीओ हो सकती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट पीएसयूज भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर सभी प्रकार के सेक्टर्स के लिए यह स्कीम खोल दी गई है। साथियों, इस योजना के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें कि हमें इस योजना में लाभ लेने के लिए क्या प्रोजेक्ट सेटअप करना होगा, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, इस योजना के अंतर्गत 4 कंपोनेंट हमें बताए गए हैं। पहला कंपोनेंट है फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, यानी कि फार्म यानी खेतों के आसपास आपको ऐसी इकाई सेटअप करनी होगी जो कि किसानों के प्रोड्यूस को, फार्मर्स के प्रोड्यूस को प्राइमरीली प्रोसेस कर पाए। सेकंड कंपोनेंट होगा प्रोसेसिंग सेंटर। फार्म लेवल से आपने प्राइमरी प्रोसेसिंग कर ली, उसके बाद आपको एक बड़े प्रोसेसिंग सेंटर पर इसको ले जाना होगा। वो प्रोसेसिंग सेंटर किस तरह के होंगे, इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा पहलू है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हब। डिस्ट्रीब्यूशन हब के अंतर्गत साथियों हमें एक मल्टी प्रोडक्ट कोल्ड स्टोरेज बनाना होगा, जिससे कि जो भी हमने प्रोसेस किया है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के बाद में हम उस मल्टी प्रोडक्ट कोल्ड स्टोरेज में उससे रख सकें। और चौथा कंपोनेंट है रेफ्रिजरेटेड वैन, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, इंसुलेटेड वैन्स, मोबाइल इंसुलेटेड टैंकर्स। तो अब मन में प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें ये चारों कंपोनेंट बनाने होंगे? फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, हमें एक बड़ा प्रोसेसिंग सेंटर खोलना होगा, हमें कोल्ड स्टोरेज लगाना होगा और साथ में हमें रेफ्रिजरेटेड वैन्स भी रखनी होंगी। तो मैं बताना चाहूँगा इसमें आपको फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक प्रोसेसिंग सेंटर, ये दोनों तो आपके लिए मैंडेटरी है। ये 2 काम तो आपको करने ही होंगे। कोल्ड स्टोरेज या रेफर वैन्स, इन दोनों में से आप दोनों भी लगा सकते हैं और दोनों में से किसी एक को भी ऑप्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन 4 कंपोनेंट्स में से प्रथम और द्वितीय कंपोनेंट कंपलसरी है। तीसरे और चौथे में से आप दोनों चूज कर सकते हैं अथवा एक को भी चूज कर सकते हैं। एक उदाहरण से इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे एक किसान खेत में आलू बोता है और वो आलू जो है आपने उस फार्मर से परचेज किया। खेतों के आसपास ही आपने एक ग्रेडिंग सॉर्टिंग प्लांट लगा दिया, जहां से आपने आलू को चयनित कर उसकी वैरायटी एक अलग करके, अलग अलग वैरायटीज बना के आप उसे बड़े प्रोसेसिंग सेंटर पर लेकर आए, जहाँ पे आपके प्रोसेसिंग सेंटर में उस आलू को क्लीन करके उसके चिप्स हम लोगों ने बना दिए या पोटैटो पाउडर बना दिया। उसके बाद में थर्ड स्टेज आएगी उसे आगे डिलीवरी करना। तो या तो आप उसे कुछ समय के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखें जब तक कि आपका माल बिक्री ना हो, या रेफ्रिजरेटेड वैन से आप उस माल को कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार के और भी उदाहरण हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की वेजिटेबल हो, चाहे वो और कोई हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो, फल हो, ये किसी भी प्रकार की एक वैल्यू एडिशन चेन में लागू हो सकता है। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर, क्या हम केवल कोल्ड स्टोरेज लगा लें या क्या हम केवल प्रोसेसिंग सेंटर लगा लें तो हम इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी पा सकते हैं क्या? तो साथियों, बताना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए स्टैंड अलोन केवल सिंगल प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते, आपको एक कंबाइंड प्रोजेक्ट ही इसके अंतर्गत बनाना होगा। अब आती है महत्वपूर्ण बारी हमारी कि इसमें किस किस तरह की एक्टिविटीज कवर होती हैं। तो हम बताना चाहेंगे आपको। इसके अंतर्गत साथियों आप मैकेनाइज्ड सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग लाइन, पैकिंग लाइन, स्टैकिंग कोल्ड रूम लगा सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज यूनिट लगा सकते हैं, फ्रोजन स्टोरेज डीप फ्रीजर्स लगा सकते हैं, IQF लाइन, टनल, स्पाइरल ब्लास्ट प्लेट फ्रीजर लगा सकते हैं, मिल्क चिलिंग
बल्क मिल्क कूलिंग, ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी लगा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत मैक्सिमम 10 मिल्क चिलिंग या बल्क कूलिंग या ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट को ही इसमें सहायता मिल सकती है। पोल्ट्री, मीट, मरीन, फिशरी प्रोसेसिंग यूनिट भी आप लगा सकते हैं। चिल्ड फ्रोजन टेम्परेचर कंट्रोल प्रोडक्ट के लिए आप पैकेजिंग लाइन लगा सकते हैं। रेफ्रिजरेटेड इंसुलेटेड ट्रांसपोर्ट आप खड़ा कर सकते हैं। प्री कूलिंग यूनिट लगा सकते हैं। वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग कर सकते हैं। रिटेल रेफ्रिजरेट कार्ट्स ये आप लगा सकते हैं। रीफर बोट्स लगा सकते हैं। रेफ्रिजरेट कंटेनर्स लगा सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, सोलर बायोमास भी लगा सकते हैं यदि आपकी प्रोजेक्ट की आवश्यकता है तो। बट ध्यान रखना होगा कि इसके लिए मैक्सिमम कॉस्ट 35 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त आपको एक्सेसरीज जैसे फॉर्क लिफ्ट्स, रीच ट्रक्स, डॉक लेवलर्स, मेजनाइन फ्लोरिंग, ETP, बॉयलर, GIP यूनिट्स, स्लाइसर, ग्रेडिंग लाइन एक्सेट्रा भी लगा सकते हैं। साथ में इसमें आप अपनी इन हाउस प्रोडक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी भी सेटअप कर सकते हैं। तो साथियों बताना चाहूँगा कि इसमें किसी भी प्रकार की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन करने में आपको हेल्प कर रही है, आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में आपको हेल्प कर रही है, आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता मेंटेन करने में हेल्प कर रही है, आप लगा सकते हैं। वो प्रोडक्ट सब्सिडी के लिए इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकारी होगा, एलिजिबल होगा। अब प्रश्न ये आता है कि सर इस योजना के अंतर्गत लाभ कितना प्राप्त होगा। तो साथियों बताना चाहूँगा इस योजना के अंतर्गत जो सब्सिडी है वह 35% रहेगी। जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट होगा, उस पर 35% आपको सब्सिडी प्राप्त होगी। और यदि आप SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपने किसी डिफिकल्ट एरिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपने प्रोजेक्ट लगाया है, तो फिर आपको ये सब्सिडी बढ़कर हो जाएगी 50%। तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो अधिकतम सीमा है सब्सिडी की वह है 10 करोड़ रुपए, यानी कि एक प्रोजेक्ट को 10 करोड़ रुपए तक अधिकतम सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। साथियों इस लाभ को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहली शर्त है कि आपको जितना भी अनुदान चाहिए, मान लीजिए आपकी प्रोजेक्ट पर 5 करोड़ रुपए का अनुदान बनता है, तो आपके जितने भी पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या प्रोप्राइटर हैं, उनकी जो नेटवर्थ है वो सब्सिडी के 1.5 गुना होना आवश्यक है। अगर आपकी सब्सिडी 5 करोड़ रुपए है तो नेटवर्थ आप लोगों की होनी चाहिए कुल मिलाकर 7.5 करोड़ रुपए। इस वाली बात को आपको विशेष ध्यान में रखना। इस सब्सिडी में अप्लाई करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो मेन चाहिए हमें बैंक से सैंक्शन लेटर। जी हाँ, यह सब्सिडी केवल उन इकाइयों के लिए उपलब्ध है जो कि बैंक से वित्त पोषित हैं या बैंक से फंडेड है। तो आपको यदि आवेदन करना है इस योजना में तो आपको अपने पहले बैंक के पास जाना होगा। वहां पर आपको अपने प्रोजेक्ट को बैंक से सैंक्शन लेना होगा। पैसा आपको रिलीज नहीं कराना है, केवल बैंक से सैंक्शन लेटर लेना है और उसके बाद में ये सैंक्शन लेटर जरूरी कागजात के साथ में आपको मंत्रालय को भेजनी होगी। एक सवाल मन में कई लोगों के आता है कि सर क्या ये केवल नई इकाइयों को उपलब्ध है या हम हमारी वर्तमान इकाई में एक्सपेंशन या अपग्रेडेशन कर रहे हैं तो क्या हमें भी इसका लाभ मिल सकता है। तो साथियों बताना चाहूँगा कि इसमें केवल और केवल नई यूनिट्स को ही ये लाभ उपलब्ध है। जो इकाइयाँ पुरानी यूनिट के अंदर एक्सपेंशन या अपग्रेडेशन कर रही हैं उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इसके लिए अप्लाई कब तक करना है। तो साथियों इसके लिए एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वह है 28 फरवरी 2026। जी हाँ, आपको 28 फरवरी 2026 से पूर्व बैंक से लोन सैंक्शन कराने के उपरांत सैंक्शन लेटर, अप्रेजल नोट और समस्त आवश्यक दस्तावेज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया को सबमिट करने होंगे। उसके पश्चात कमेटी आपके प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करेगी। अगर वह पाती है कि आपका प्रोजेक्ट उनकी गाइडलाइंस के अनुसार खरा उतरता है तो वो आपको इसके लिए फिर एक सैंक्शन लेटर जारी करेंगे। इसके पश्चात आप अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये रहा आज का ये सत्र। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और भी इस विषय में यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।